हेलो एंड वेलकम टू द वाजा स्टडी सेंटर। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर रियल नंबर के बारे में समझ लिया था और जितने सारे नंबर्स होते उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था। अगर वो तुमने वो क्लास नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर जाके सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखना। सेकेंड क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस थे, जितने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस थे, हमने वो पढ़ा। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि उसको लोकेट कैसे करना है नंबर लाइन के ऊपर। आज का लेक्चर इसी के ऊपर है एंड फिर हम एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर देंगे। डन, स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास क्या देख के रखा हुआ है, तो सबसे पहले अगर मैं देखने जाऊंगा कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होता है। इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी सी चीज़ें और रिकॉल करते हैं। सबसे ऊपर टॉप में अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। तुम जरा मुझे बताओगे कि ये रियल नंबर क्या था। तो हमने ये बोला था कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं, है ना, जिसको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या फिर दूसरे तरीके से हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं कलेक्शन लेता हूँ किस चीज़ का, अगर मैं कलेक्शन लेता हूँ रैशनल नंबर का और अगर मैं कलेक्शन लेता हूँ इरेशनल नंबर का, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास रियल नंबर बनता है। मतलब रियल नंबर को हमने दो तरीकों से समझा था कि रियल नंबर क्या होता है। या तो मैं ये बोलूँ कि जिसको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर हमारे पास क्या क्या होता, तो मैं रैशनल नंबर ये बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, या फिर 1/4 हो गया, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ तो 1/5 हो गया। हम इतने सारे नंबर्स ले सकते हैं जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम यही बोलते हैं ना कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो वो नंबर होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब हमारे पास जो मेन टास्क वो ये है कि अगर मुझे इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम किस तरीके से करेंगे। तो जरा मुझे बताओ, रैशनल नंबर की वैल्यू अगर 1/2 निकालूं तो क्या ये 0.5 आता है। 1 के अंदर अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5। अगर मैं यहाँ पे 1/4 करूंगा तो कितना हो गया, 0.25। अगर मैं 1/5 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। डिवाइड करके देखोगे तो मैंने इसका डेसिमल एक्सपांशन किया। क्यों डेसिमल एक्सपांशन किया, क्योंकि मुझे इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे करके एक नंबर लाइन बना भी लेता हूं और ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये इधर 4, यहाँ पर कितना हो गया -1, यहाँ पर हो गया -2 और इधर कितना हो गया -4। और मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम जरा मुझे इसको लोकेट करके बताओ कि 0.5 कहाँ पर आएगा। तो याद करो, जो हमारे पास स्केल रहता है वहाँ पर भी जब 0 और 1 रहता है तो 0 और 1 के बीच में ऐसे 10 पॉइंट अलग अलग मार्क किए जाते हैं। मतलब इस 0 और 1 1 सेंटीमीटर को ऐसे अलग अलग पॉइंट से हम मार्क कर सकते हैं, और तुमने स्केल के अंदर देखा भी होगा। तो अगर मुझे 0.5 मार्क करना है तो ये 0 से लेके 5, ये बिल्कुल बीचों बीच ये हो जाता है हमारे पास 0.5। ये हमने बचपन में लोकेट किया है। दूसरा, अगर 0.25 बोल के रखा हुआ है तो इसको अगर मुझे लोकेट करना होगा तो ये 0.5 और इसके बीच में ये कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगा 0.25, ठीक है। अगर मुझे 0.2 लोकेट करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे पहले भी कितना हो जाएगा, 0.2। ओवरऑल हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर यहां पर हमारे पास √2 दे के रखा हुआ है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। नहीं, 1.41 नहीं होती, ये 41 के बाद आगे डॉट 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 इनफाइनाइटली चलता रहता है और ये कभी खत्म नहीं होता। बोला आपको कैसे पता है, यहाँ पर तो हम डेसिमल एक्सपांशन जो है वो डिवाइड करके तो निकाल रहे हैं। थोड़ा सोचना है ना, हालांकि मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन में सीधे डिवाइड करके कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने ये डेसिमल एक्सपांशन इसका कैसे निकाल दिया। क्वेश्चन ये है, क्योंकि लोकेट करना है ना अपने को नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके पीछे का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए।
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, जरा ध्यान से समझना है ना। हमने यहाँ पे ये बोला कि अगर याद करो बचपन में ऐसे 2 2 5 करके दिया होता था, तो अगर मेरे पास रूट 2 2 5 है तो हम इसका क्या ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे कि ये 2 2 5 हो गया, और यहाँ से अगर तुम्हें याद हो तो हम ना डबल डबल के पेयर्स बनाते थे, और पेयर बनाने के बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से करते हैं कि 1 1 जा 1, ठीक है, इधर कितना हो गया 125, और यहीं पे 1 को कैंसिल करके यहाँ पे 2 होता था। फिर अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 5 लिखूंगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से वापस कर लूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 125, और यहाँ पे अगर 0 आ गया तो हम बोलते थे कि रूट 225 का जो आंसर है वो कितना आ गया, 15 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि रूट 2 का डेसिमल एक्सपांशन निकालो, तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे पॉइंट लगाते थे और यहाँ पर ऐसे करेंगे 00 00 00, और हमने ऐसे तो डॉट 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 जा सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बाकायदा दिया रहता था, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हें, हमें यहाँ पे बाकायदा दिया रहता था कि अप टू 6 डेसिमल एक्सपांशन तक करना है, अप टू 8 डेसिमल एक्सपांशन तक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी ऐसे 2-2 के पेयर बना के और डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे, और ये बहुत लंबा जाता था, तो हमको टीचर बोलते थे कि नहीं बस पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लो और बाकी सबको छोड़ दो, या फिर 2 नंबर ले लो बाकी सबको छोड़ दो। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ फिलहाल के लिए कि अगर मुझे इसका डेसिमल एक्सपांशन करना हुआ तो डेसिमल एक्सपांशन मैं कैसे करूंगा, ठीक है, यहां पर वो बात अभी यहां पे चल रही है। डन। अभी आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कि रूट 2 को मुझे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अभी करेंगे, आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। पहले बताओ ये रियल नंबर समझ में आए कि हम इस एक्सरसाइज में करना क्या चाह रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन। आगे चलते जरा पीछे। तो हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या देके रखा, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ p/q के फॉर्म में, डेसिमल एक्सपांशन जरूर हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल रूट 2 हो गया, हमारे पास पाई हो गया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर जो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट्स के अंदर आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमें यही इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। डन। चलो जरा कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। कहानी को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बोला गया है कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। मुझे रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको अलग तरीके से कराता हूँ। पहले मैं याद करवाता हूँ कि करना क्या है, ठीक है, कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक रफ डायग्राम से हम समझेंगे, फिर हम एक्चुअली में फेयर डायग्राम करेंगे, एंड फिर हम उसके पीछे की मेथडोलॉजी को समझेंगे। डन। चलो देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रफ डायग्राम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दिया। ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये 4। इधर कितना लिया -1, ये हो गया मेरे पास -2, ये कितना हो गया -4 3, है ना। और क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाना चाहता हूँ, साथ में बनाना है ना, तो यहाँ पर मैं एक एक इंच लूंगा। इंच क्या होता है, वो सेंटीमीटर वाली जो लाइन होती है उसका जस्ट अपोजिट वाली लाइन को स्केल के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, इंच। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो 0 वाला पॉइंट है इसको मैं O मान रहा हूँ, ये जो 1 है इसको मैं A मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ, बाद की बात है अभी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड इसका भी देखो, ये तो 1 यूनिट है ही सही, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट बोल रहा हूँ। नापें कैसे, इंच में मैं नाप के बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि बड़ा डायग्राम बने। डन। यहां से एक मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, हमारे पास 1 यूनिट ही होगा। यहां पर भी कितना होगा, 1 यूनिट। बेसिकली 1 यूनिट का मतलब 1 इंच लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा डायग्राम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी। फिर तुम्हें क्या करना है, वो जो राउंडर होता है, राउंडर का एक आर्क यहाँ पर रखना है, और ऐसे करके और यहाँ पे मार्क करना है। तो जब मैं मार्क करने जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, ये P पॉइंट, इसी को मैं क्या बोलूँगा, ये हो गया मेरे पास रूट 2। पहले बताओ ये रूट 2 हुआ क्या, समझाता हूँ, है ना। अगर ये 1 यूनिट दे के रखा और ये 1 यूनिट दे के रखा हुआ है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
अगर मुझे ये OB की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि OB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2। तो ये अब मैं करूँगा तो ये OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास OB की वैल्यू कितना हो गया √2। यहाँ पर क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो अगर हमारे पास √2 आ गया और जब मैंने यहाँ पे ऐसा मार्क किया √2 तो ये पॉइंट P क्या बन गया √2। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं कोई सा भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मैं बोलूँ यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या बिल्कुल सेम ही होगा, इक्वल ही होगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी तो मैं कहीं ना कहीं एक डायग्राम इस तरीके से ही तो बना रहा हूँ, एक सर्कल ही तो बना रहा हूँ। तो ये O से लेके B तक का डिस्टेंस और O से लेके P तक का डिस्टेंस के एग्जैक्टली सेम रहेगा? आंसर है हाँ, एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो हमने बोला बस आगे हमारे पास √2। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना? हालांकि इसको मैं एक बार और समझाऊंगा और ये जितना कैलकुलेशन किया अपन इसको फिर से एक बार लिख लेंगे। डन, क्लियर हुआ? चलते हैं जरा अपन दूसरी स्लाइड पे बनाने के लिए इसको, है ना? चलो आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को लोकेट करना है √2। डन, तो हम यहाँ पे √2 लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा पहले से ही मैंने एक एक इंच मार्क कर लिया। इंच समझते हो ना? ठीक है, यहाँ पर ये 0 मार्क किया, ये 1 मार्क किया, 2 मार्क किया एंड ये कितना हो गया 3 मार्क कर लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया क्योंकि मुझे नंबर लाइन के ऊपर ही लोकेट करना है। यहाँ पे एक एक इंच का डिस्टेंस करके मैंने मार्किंग कर लिया है। ये वाला पॉइंट क्या होगा जरा मुझे बताओगे? तो ये वाला पॉइंट होगा, ये हो गया O और ये हो गया मेरे पास A, और इसको मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास 1 यूनिट है। डन, क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या हो गया 1 यूनिट। अब याद करो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मार्क किया था, तो मैं यहाँ पे रूलर की मदद से मैं एक परपेंडिकुलर मार्क कर रहा हूँ। डन, चलो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर मार्क कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा क्लियर रह सके। कितने डिग्री हो गया भैया? ये 90 डिग्री के ऊपर, ये देखो ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे रखा एंड फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच क्योंकि हमने एक एक इंच लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 इंच मार्क कर दिया, ये करेक्ट हमारे पास 1 इंच हो गया। जैसे ये 1 इंच मैंने मार्क किया तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? ये वाला पॉइंट हो गया B और यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री मार्क किया क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना है। फिर क्या करना है? अपने को इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो अगर मैं ज्वाइन करने जाऊँगा, ठीक है, चलो भैया आ जाओ, थोड़ा सा और, बिल्कुल थोड़ा सा और आएगा क्या? हाँ, चलो यहाँ पर अब मैं ये मार्क करूँगा, ठीक है। ये जब मैं 0 एंड O को यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया तो हमारे पास ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमने अभी तक ये समझा है कि ये भी 1 यूनिट हुआ और ये भी हमारे पास 1 यूनिट हो गया। कौन सा? A से लेके B तक का डिस्टेंस। अब अगर ये 1 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया तो क्या तुम जरा मुझे ये बताओगे कि ये हमारे पास √2 हो जाएगा क्या? आंसर है जी हाँ, ये √2 हो गया। और जैसे ही हमारे पास ये √2 हुआ तो मैं राउंडर लूँगा एंड राउंडर लेके यहाँ पर ऐसे मार्क करके मैं क्या बना दूंगा? एक आर्क बना दूंगा। तो जो पॉइंट मेरे पास आएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ? जो देखो यहाँ पर मैंने रूलर रखना है, मतलब राउंडर रखना है तुम्हारा, यहाँ पे राउंडर रखा, इसको तुम्हें एडजस्ट करना है, ठीक है। तुम्हें ये डिस्टेंस मार्क करना है, देखो इस तरीके से पूरा डिस्टेंस लेना है एंड डिस्टेंस लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट, P पॉइंट। तो जब मैं यहाँ पर ऐसे मार्क करने जाऊँगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट हमारे पास आया है यही पॉइंट क्या हो जाएगा P और यही क्या हो जाएगा √2। तो इस तरीके से तुम्हें ये पूरी की पूरी मार्किंग करनी है। अब लिखना क्या है इसके अंदर जरा ये समझते हैं। डन, चलो तो लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो हमने OA डिस्टेंस लेके रखा हुआ है वो हमने 1 यूनिट लेके रखा हुआ है, ठीक है। जो हमने AB डिस्टेंस लेके रखा हुआ वो हमने 1 यूनिट लेके रखा हुआ है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? जैसे हमने ये OA, देखो पीछे चल के देखते हैं, देखो इधर पीछे हमने OA, इसको हटा देता हूँ मैं, चलो भैया अभी बाद में आना, ठीक है। देखो ये जो हमने OA लेके रखा हो वो 1 यूनिट है, जो हमने ये AB लेके रखा हो ये भी हमारे पास क्या है? 1 यूनिट है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि इन ट्राइंगल OAB, जब मैं OAB के अंदर देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि बाय यूजिंग
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने से मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। डन। तो हमने बोला कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो ये ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 1, तो मेरे पास ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2। और जैसे 2 आया तो मैंने क्या बोला, ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, √2। जैसे ही मेरे पास ओ बी की वैल्यू √2 हुआ तो मैं यहीं पर ये भी बात बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास ओ पी है वो ओ बी के इक्वल होगा। अब मैं ओ पी दिखाता हूँ, देखो ये O से लेके ये P तक का डिस्टेंस, ये जो OP है ये हमारे पास ये OB के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा जरा मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेडियस ऑफ क्या हो गया, सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से ये दोनों के दोनों सेम हो गए। तो मैं यहाँ पे अब क्या बोलूँगा कि OP की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, √2। और हमने यहाँ पे √2 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और वहाँ पर वो वैल्यू हमने लिख भी दिया। पहले बताओ क्लियर हुई ये बात। आगे जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा करना क्या है। अब हमें √3 को लोकेट करना है। √3 को लोकेट करने का भी जो प्रोसीजर है वो √2 से होके ही जाता है। मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे √2 को लोकेट करना पड़ेगा एंड उसी के ऊपर एक यूनिट बना के हम √3 लोकेट कर देंगे। डायरेक्टली मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर मुझे √3 लोकेट करना है तो मुझे सबसे पहले √2 लोकेट करना पड़ेगा। तो फटाफट हम जरा यहाँ पर √2 को लोकेट कर लेते हैं। डन। चलो, जब मैं √2 लोकेट करने जाऊँगा तो अगेन मुझे पता है ये 90 डिग्री हमें मार्क करना है और 90 डिग्री करके मुझे 1 इंच यहाँ पे मार्किंग करनी है। डन। तो 1 इंच अगर मैं मार्क करने जाऊँगा यहाँ पे ये ए वाले पॉइंट से, तो 1 इंच कितना होगा, देखो मार्क करते हैं यहाँ पे, दिखाना शो कर देगा। जब 1 इंच हो जाएगा तो मुझे बोल देना। ये हो गया हमारे पास 1 इंच। डन। हमने यहाँ पे 1 इंच मार्क किया। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट 90 डिग्री हो गया। ये हमने ले लिया O, ये ले लिया हमने A और ये पॉइंट को हमने क्या मार्क कर लिया, B। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं √2 बनाऊँगा। डन। यहाँ पर सबसे पहले अपन √2 को क्लियर करते हैं, है ना, क्योंकि √2 अगर बन गया उसके ऊपर ही हमारे पास क्या बनेगा, √3 बनेगा। देखो डन। थोड़ा सा और आएगा क्या नीचे, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। देखो तो हमने अब यहाँ पर ये मार्किंग कर लिया, ये हमने √2 के लिए मार्क कर लिया। क्यों, क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, √2। अब क्या करना है कि यहीं पर 90 डिग्री का आर्क बना के एक और 1 यूनिट मार्क करना है। जैसे ये O से लेके A तक ये क्या है मेरे पास 1 यूनिट है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 1 यूनिट है। डन। तो इसकी वजह से हमारे पास √2 हो गया। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर समझा। अब यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री मार्क करने जाऊँगा तो 90 डिग्री मेरे पास क्या होगा, देखो ध्यान से। हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोड़ के हम इसको सीधा कर देंगे। देखो ये यहाँ पे ये वाली लाइन देखना कि ये लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये लाइन कोइंसाइड करने लग गई इसका मतलब हम इजीली यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। डन। 1 यूनिट अपने को इधर भी मार्क करना है, ऐसे ही मार्क करना है तुम्हें, ठीक है। 1 इंच आ गया क्या, 1 इंच, करेक्ट। ये हमारे पास 1 इंच आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर भी ये वाले एंगल को हमने 90 डिग्री बना दिया। ये 90 डिग्री हो गया। फिर मैं इन दोनों को अब मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये 1 यूनिट हो गया, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। डन। अब जैसे ही मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके ऑटोमेटिक डायरेक्टली हमारे पास √3 की वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। आ जाओ, नहीं हो रहा है क्या, करते हैं 1 मिनट। डन। हल्का सा और इधर आएगा, चलो हो जाएगा, है ना। तो अब जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा यहाँ पर, ये देखो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो इस पॉइंट को अब मैं क्या मार्क कर लेता हूँ, C। और जब मैं यहाँ पे राउंडर की मदद से इसको मार्क करूँगा तो ये मैंने यहाँ पर राउंडर रखा, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखो ये सबसे पहले मेजरमेंट लेना है तुम्हें। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पर इसके राउंडर को चला देना है,
तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा, देखो ध्यान से है ना, अब बहुत ही क्लियर पॉइंट्स बन रहे हैं है ना। ये जो हमारे पास P वाला पॉइंट बना है यही क्या हो जाएगा, √3, यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया, √3। अब इसका मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ पर एक राइट एंगल बना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके एक्सप्लेनेशन को लिखना हुआ तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जरा मार्किंग करो है ना, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर डायग्राम हमारे पास यहाँ पे बन चुका। आगे चलते हैं जरा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँगा, मतलब एक्सप्लेनेशन देने जाऊँगा, तो मैं क्या क्या लिखूँगा, देखो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि इन ट्राइंगल OAB, ढूंढो कहाँ पे OAB, पीछे चलते हैं, OAB जैसे पिछले वाले में लिखा था ना, पूरा का पूरा एज इट इज पहले 2 कॉपी होगा। तो मैंने क्या बोला, OAB के अंदर हमारे पास OA की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इन ट्राइंगल OAB, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि OB² इज इक्वल टू OA² प्लस में AB², हाँ या ना, देखो ध्यान से। तो अब जरा मुझे बताओ, ये OB², ये तो हमने लास्ट वाले में भी करके रखा हो, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1² प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया OB² इज इक्वल टू 1 और 1, क्या मैं 2 कर दूं तो मेरे पास अभी ये OB की वैल्यू कितनी आ गई, √2। इतना तक हमने लास्ट वाले में भी किया था जब हमने √2 को लोकेट किया था। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि इन ट्राइंगल, जरा मुझे बताओ OBC, ढूंढो पहले कहाँ पर है OBC, ये देखो OBC, क्या ये B वाले एंगल पे 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा है, डन। देखो तो हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल OBC के अंदर अगर मैं देखने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, √2। ढूंढो ध्यान से, देखो अभी हमने निकाला OB की वैल्यू √2। तुम जरा मुझे बताओ BC की वैल्यू हमने कितना मार्क किया है, 1 यूनिट। ढूंढते हैं, देखो ये हमने BC की वैल्यू 1 यूनिट यानी कि 1 इंच मार्क करके रखा हुआ है, ये हो गया 1 यूनिट। तो अगर मैं OC की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ये OC² इज इक्वल टू OB² प्लस में BC² कर सकता हूँ। तो ये OC² इज इक्वल टू OB की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हमने बोला OC² इज इक्वल टू 2 प्लस में 1, तो मेरे पास OC² इज इक्वल टू √3, तो मेरे पास OC की सॉरी √3 नहीं 3 आएगा, हटाओ अभी इसको उधर कहाँ भेजा, देखो OC² इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 नहीं, हटाओ OC² इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो मेरे पास OC की वैल्यू कितना आ गया, √3। एंड हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास OP है वो हमारे पास OC के इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि रेडियस ऑफ क्या हो गया, सेम सर्कल, तो इसकी वजह से हमारे पास OP की वैल्यू कितना आ गया, √3, यानी कि ये जो हमारे पास P पॉइंट मार्क करके रखा हो ये √3 प्रॉपर तरीके से लोकेट हो गया है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला समझ में आया होगा, है ना। अब जब मैं एक और क्वेश्चन आएगा लोकेट करने का उसको भी समझाऊंगा तो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और अब हमारे पास आएगी एक्सरसाइज। चलो देखो समझाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ये भी हालांकि बहुत आसान है। अगर तुमने फर्स्ट वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखा है ना तो ये मतलब इतना इजी लगेगा कि बस पूछो मत। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर अगर मैं देखने जाऊंगा, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये पता करना है कि ये सही है कि गलत है। तो मैं पहले तुम्हें समझाता हूँ, है ना, एक एक करके, एंड फिर अपन ट्रू फॉल्स के ऊपर जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल के रखा हो कि एवरी ए रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे ए रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? आंसर है हाँ बिल्कुल। याद करो हमने बोला था कि रियल नंबर के तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है हमारे पास क्या, इरेशनल। तो वो अगर ये बात बोल रहे हैं कि जितने सारे हमारे पास इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या ये सही है? आंसर है हाँ बिल्कुल 100%, क्या ये बिल्कुल सही है। डन। तो मैं यहाँ पे फिर समझाता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया हमारे पास ट्रू। चेंज कर लेते हैं। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, अभी पहले समझो। दूसरा पढ़ते हैं ना, दूसरा वाला ये बहुत ट्रिकी है और ये तकरीबन आता ही आता है ना। दूसरा वाले में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तीसरे वाले पे चलते हैं। देखो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो पहला वाला था और जो तीसरा वाला था ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? आंसर नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी तो आते हैं, है ना। तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स।
देखो ये हमने कर दिया क्या कि ये भैया गलत है। अब आते हैं हम जरा अपने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड वाले के ऊपर, एंड इसके लिए मैं अलग स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो इसका मतलब क्या है। याद करो रियल नंबर की डेफिनेशन के अंदर हमने यही लाइन तो बोला था कि वो सारे के सारे नंबर जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो उन्होंने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे रियल नंबर बोला, इस क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे रियल नंबर बोला, यहां पर उन्होंने सीधे सीधे रियल नंबर नहीं बोला। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास रियल नंबर की ही बात चल रही है। इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, क्या वो रूट एम के फॉर्म में हो सकता है, अभी एम के बारे में समझते हैं। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे एम हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। चलो देखो समझाता हूं जरा अगले स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है रियल नंबर, हमें समझ में आ रहा है रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर रैशनल वैल्यूज भी आएंगी और इसके अंदर इरेशनल वैल्यूज भी आएंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोल के रखा कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि जो हमारे पास रूट एम के फॉर्म में हो और एम हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अब तुम जरा मुझे ये समझा दो कि अगर यहाँ पे रूट एम दे के रखा हुआ है तो इसकी वैल्यूज या फिर इसके ग्रुप बनाना स्टार्ट करूँ तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं बोलूँगा अगर नेचुरल नंबर में देखूँ तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ऐसे चलता रहता। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा रूट 1, फिर क्या हो जाएगा रूट 2, फिर क्या हो जाएगा रूट 3, फिर क्या हो जाएगा रूट 4, फिर क्या हो जाएगा रूट 5, फिर क्या हो गया रूट 6, रूट 7 और ऐसे चलते जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये हो गया रूट 8, ये क्या हो गया रूट 9, फिर कितना हो गया रूट 10। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना हो सकता है कि ये रूट 1 हो गया, ये हो गया रूट 2, ये हो गया रूट 3, रूट 4 की जगह 2 आ गया, फिर रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 एंड रूट 9 की जगह मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 3 और ऐसे चलता जाएगा। अब उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन यानी कि रियल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या ये रूट एम के अंदर दिख रहा है क्या? सोचने वाली बात है कि जितने सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर इस ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं क्या कि नहीं दिख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि यार ये रियल नंबर के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, कहीं नेगेटिव नंबर दिख रहा है क्या? आंसर है नहीं। क्या फ्रैक्शन कहीं पे दिख रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो जब ना सारे के सारे नंबर लाइन इस ग्रुप के अंदर है ही नहीं तो क्या ये गलत होगा सही होगा? तो मैं बोलूँगा ये कंप्लीटली क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया? हमने खाली क्वेश्चन को 2 अलग अलग हिस्सों में सोचा और ये बोला कि ये वाला पोर्शन ये दूसरे वाले के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा मतलब बस रॉन्ग है आंसर। चलो जरा आगे समझते हैं जरा इसको, ठीक है। देखो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, एनीवे दिख रहा है क्या? नीचे वाली लाइंस नहीं दिख रही है ना, मैं ऊपर करता हूँ जस्ट मिनट। ठीक है ये ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, अब मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। डन। ये पहला वाला हमारे पास ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स था और तीसरा वाला भी हमारे पास क्या था, फॉल्स था। चलो आते हैं जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं इनको। पहला वाला पूछा था एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? आंसर है सही, बिल्कुल सही है। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस इरेशनल नंबर आर द सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उसी का पार्ट यानी ग्रुप कहते हैं। आर द सबसेट ऑफ द रियल नंबर द स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल ये लाइन लिख लेना आंसर के अंदर। दूसरा नंबर लाइक देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन का। नंबर लाइक 2 नहीं दिखा था रूट एम के अंदर, माइनस नेगेटिव नंबर नहीं दिखा था, पॉइंट वाला नंबर नहीं दिखा था, पाई नहीं दिखा था। आर ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं बट
कैन नॉट बी रिटन एज द रूट एम के फॉर्म में, लेकिन मैं रूट एम के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब मेरी सब समझ तो आई गया होगा, है ना, ये इसके रीजंस तुम्हें लिखने। एंड लास्ट वाला तो आसान है, ये तो हमने फॉल्स समझ लिया था। डन, आंसर जरा इसके लिख लो पॉज करके, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, अब ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा समझते हैं, ये भी ट्रू फॉल्स ही दे के रखा हुआ है। उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है अपने पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर द इरेशनल। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखो, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले जरा मुझे ये बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बाकी बातें तो बाद में होंगी। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे चलता जाएगा, है ना। क्वेश्चंस को फ्रेम करके तोड़ के समझना सीखो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट निकालना भैया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या ये स्क्वायर रूट ऐसा ही हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर निकालूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर अपने लिखा पॉजिटिव इंटीजर। डन, एंड फिर जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना हो गया, √1, इधर हो गया मेरे पास √2, ये हो गया √3, ये हो गया √4, ये हो गया √5, √6, √7 डॉट डॉट डॉट। याद करो, अभी जो समझा लास्ट वाला √m बोल दिया था बस, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा के पूछा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर द इरेशनल। क्या ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है क्या। तो हमने जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मुझे पता चला, अरे यहाँ तो 1 भी आ रहा है, ये तो ठीक है √2 आ गया, ये तो ठीक है √3 आ गया, क्या ये √4 की जगह क्या 2 आ गया, और ऐसे डॉट 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 जाऊँगा तो यहाँ पे √9 की जगह क्या 3 आएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जितने सारे स्क्वायर रूट करूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे इरेशनल होंगे क्या। आंसर है नहीं, सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे। जैसे √1 करने पे 1 आएगा, √4 करने पे 2 आएगा, √9 करने पे 3 आएगा, √16 करने पे 4 आएगा। तो ऐसे वैल्यूज एंड सीरीज आगे बढ़ते चलेगी। क्लियर हुई बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आगे चलते हैं। इफ नॉट, अगर तुम्हारा आंसर नो है, जो कि ऑब्वियसली नो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर द रैशनल नंबर। तो मैं बोलूंगा देखो यही तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए, हाँ या ना। अरे यार इसको मार्क हो गया, एनीवे ठीक है। तो यही तो हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गिर गया भैया ये, एनीवे छोड़ो हटाओ। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स क्या हो गए कि हमारे पास √1, √4, √9, √16 ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, जिनका मैं स्क्वायर रूट तो निकाल रहा हूँ लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो क्या हो गए हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। डन, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, जरा इसके आंसर जरा लिख लेते हैं। देखो पढ़ते हैं ना आंसर। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जब मैं निकालने जाऊंगा सच एज 4, 9, 16, 25 एटसेट्रा आर रैशनल नंबर। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा 4 का, स्क्वायर रूट निकालूंगा 9 का, स्क्वायर रूट निकालूंगा 16 का, तो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। व्हाइल द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर सच एज 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा आर द इरेशनल। सो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। ये हो गया इसका आंसर। तो तुम यहाँ पे प्रॉपर इसका क्या लिख लेना, आंसर लिख लेना। डन, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गेस लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, नहीं इसके बाद तो नहीं होंगे। चलो जरा, अब हमें लोकेट करना है √5 को। डन, अब जरा सोचने वाली बात यह है कि √5 को लोकेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे वो अपन सीरीज आगे बढ़ा रहे थे ना कि हमने √2 लोकेट किया, उसी के ऊपर हमने √3 लोकेट किया, अगर उसी के आगे जाते ना तो √4 भी होता, उसके आगे जाते तो √5 हो जाता, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि अगर मुझे √5 निकालना है तो मैंने सोचा 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 आता है और 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो कहीं ना कहीं 4 और 1 का कॉम्बिनेशन लेके भी तो कर सकते हैं। मतलब इस केस में जब मुझे √5 लोकेट करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हम यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे थे, अब 1 यूनिट ना लेके हम 2 यूनिट लेंगे। यानी कि जो 0 वाला पॉइंट है इसको तो मैं यहाँ पे O मान रहा हूँ, लेकिन ये जो 2 वाला पॉइंट है इस बार इसको मैं क्या मानूंगा, A मानूंगा। तो इसकी वजह से ये जो OA वाला पॉइंट है ये कितनी यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट। अब यहाँ पर मैं एक ही यूनिट मार्क करूंगा,
क्योंकि 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर करने पे हमारे पास ओवरऑल टोटल वैल्यू 5 आ जाएगा। तो जरा मार्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूलर लेके आया, डन, चेंज करते हैं। चल, हम यहाँ पे रूलर लेके आए और हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमें यहाँ पे मार्क करना है कितना, हमें यहाँ पे मार्क करना है सिर्फ और सिर्फ एक इंच मार्क करना है। डन। तो यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जब मैं यहाँ पे 1 इंच हो जाएगा तो बोलना ये 1 इंच, हाँ डन, ये हमारे पास हो गया 1 इंच। अरे यार, यहाँ पे गलत मार्क कर दिया ना, दूसरी जगह मार्क करना था, अपने को यहाँ पर मार्क करना था। चल देखो, ये हो गया हमारे पास टोटल 1 इंच। तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट ले लिया, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, और इसको मैंने क्या मार्क कर लिया, इसको मैंने मार्क कर लिया 1 यूनिट। डन। अब मुझे ओ और बी को ज्वाइन करना है। तो ओ और बी को ज्वाइन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, टिल्ट करते हैं हम। डन। हो गया क्या? परफेक्ट। आ जाओ 0 के ऊपर। डन। चल, तो हम जब यहाँ पर मार्क करेंगे तो ये हो गया O से लेके ये B पॉइंट तक हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 यूनिट, ये हो गया हमारे पास 1 यूनिट। तो ये वैल्यू 100% कितनी आएगी? ये आएगी हमारे पास √5। अभी हम बाकायदा उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब हमें रूलर से क्या करना है? अब हमें रूलर से यहाँ पे लेके आना है, इसका मेजरमेंट करना है O से लेके ये पॉइंट B तक का, ये मेजरमेंट मार्क करना है। एंड मेजरमेंट मार्क करके फिर हमें इसको ऐसे चला देना है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, देखो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, यही पॉइंट P हमारे पास कितना होगा? √5। अब इसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर लिखना होगा, ये तो हमने मार्क कर दिया कि हाँ भैया √5 को हमें लोकेट कैसे करना है। अब अगर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इन ट्राइंगल OAB, अगर मैं OAB के अंदर देखने जाऊँ, ढूंढो कहाँ पे, OAB, तो OAB के अंदर अगर मैं देखने जाऊँगा तो हमारे पास OA की वैल्यू कितनी है? तो अब इस बार ये हमारे पास 2 यूनिट हो गई। जब मैं यहाँ पर AB की वैल्यू देखने जाऊँगा तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। तो फिर मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल OAB, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बाय PGT, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, हाँ या ना? तो मेरे पास OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू इस बार 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास? 4, एंड 1 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो ये हो गया 1, यानी ये हो गया मेरे पास OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो गया मेरे पास? 5। डन। यानी कि हमारे पास OB की वैल्यू कितनी आ गई? √5। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, वो क्या लिखना है? वो ये लिखना है कि OP की वैल्यू हमारे पास OB के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा इक्वल? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा? सेम सर्कल, या फिर आर्क भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास OP की वैल्यू कितना हो गया? √5। और हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से लोकेट कर दिया कि √5 का हमारे पास लोकेशन कैसा होता है। डन। याद रहेगा, 2 यूनिट यहाँ पे लेना है और 1 यूनिट हमारे पास यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो फर्क पड़ता है। अब जरा मुझे बताओ, √6 लोकेट करना हुआ तो क्या करेंगे? इसी के आगे 90 डिग्री मार्क करके एंड हम पूरा कर देंगे। √7 इसी के आगे होगा, √8 इसी के आगे होगा, उसी के आगे चलता जाएगा। ठीक है, √9 तो ऑब्वियस बात है 3 होता है, लेकिन अगर √10 होगा तो उस केस में इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके 3 कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर √10 लोकेट करना हुआ तो उस केस में ये 2 यूनिट की जगह मैं 3 यूनिट ले लूंगा, क्योंकि 3 यूनिट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर इधर जो मार्क करेंगे वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने को सोचना है। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज, जितने सारे क्वेश्चंस थे, √2 को लोकेट करना, √3 को लोकेट करना, हर चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। और अब ये है तुम्हारा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों होमवर्क कंप्लीट करके मुझे PDF बना के बाकायदा सेंड करना है।
ठीक है। मुझे उम्मीद है हर चीज़ समझ में आया होगा। अलग अलग सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। और अगर ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है आरंभ क्लासेस के नाम से, ठीक है। धारनगर के अंदर अभी आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं जिस पे यू कैन गेट अप टू 20% डिस्काउंट। तो अगर आप कंफर्टेबल है ऑफलाइन पढ़ने में तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ से। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पे हम डेसिमल नंबर के एक्सपांशन के बारे में बहुत ही क्लियर एंड प्रॉपर बात करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।